गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया के बारे में बात की थी, यानी कि हम लोगों ने भारत में शिक्षा के विकास को पढ़ा था। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया की बात करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे भारत में सिविल सेवाओं के विकास की। जब भी हम भारत में सिविल सेवाओं के विकास की बात करते हैं तो जो सबसे पहला नाम हमारे सामने आता है वो आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस का। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो 1786 से लेके 1793 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक, इनको बोला जाता है भारत में सिविल सेवाओं का जनक, यानी कि फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया बोला जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ना केवल सिविल सर्विसेज की शुरुआत करी भारत में, ना केवल उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, बल्कि उसको एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी में के रूप में ढालने का काम भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। ठीक, लॉर्ड कॉर्नवालिस पहला गवर्नर जनरल था जिसने भारत में इन सर्विसेज की शुरुआत की और उनको ऑर्गेनाइज करने का काम किया, और इसके साथ साथ कंपनी के ऑफिसर्स के बीच में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी उसने बहुत सारे कदम उठाए। जैसे उसने इन ऑफिसर्स की सैलरी को बढ़ाया, ऑफिसर्स के द्वारा किया जाने वाला जो निजी व्यापार होता था उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी उसने। ऑफिसर जो रिश्वत लेते थे, जो उपहार वगैरह लेते थे, जो कि भ्रष्टाचार का ही एक रूप था, उस पर भी इसने पूरा प्रतिबंध लगाया। इसने एक काम और किया, इसने जो प्रमोशंस होते थे उसमें सीनियरिटी को प्रेफर करने को बढ़ावा दिया, यानी कि सीनियरिटी के बेसिस पर तरक्की यानी कि प्रमोशन को इसने प्रोत्साहन दिया। ठीक, कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विसेज को केवल शुरू नहीं किया बल्कि उसने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। एक कैटेगरी थी कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज की और दूसरी कैटेगरी थी अनकोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज की। यानी कि सिविल सर्विसेज को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया इसने। पहली कैटेगरी थी कोवेनेंटेड और दूसरी कैटेगरी थी अनकोवेनेंटेड। हिंदी में बोले तो पहला है अनुबद्ध सिविल सर्विसेज और दूसरा है हमारा अन अनुबद्ध सिविल सर्विसेज। इन दो कैटेगरीज में इसने बांटा। अब ये क्या है इनको समझना जरूरी है क्योंकि आगे इनका रेफरेंस बार बार आएगा। जो अनुबद्ध सिविल सर्विसेज है इसमें केवल जो हाई सैलरी वाले, ऊंची सैलरी वाले ऑफिशियल्स होते थे, जो ऊंचे पद वाले ऑफिशियल्स होते थे वो शामिल होते थे। हाई सैलरी और ऊंचे पद वाले, हाई पोस्ट वाले जो ऑफिसर्स थे वो शामिल होते हैं, जैसे जिलाधिकारी हो गया, न्यायाधीश वगैरह हो गया। ये जो सर्विस थी वो पूरी तरीके से रिजर्व थी अंग्रेजों के लिए। अंग्रेजों के अलावा किसी और का यहाँ पर नियुक्ति नहीं होती थी। इसे अनुबंध जो कहा जाता था उसके पीछे भी एक रीजन था। इसको अनुबंध इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी होते थे वो कंपनी के साथ एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करते थे या रिटर्न कोवेनेंट करते थे, यानी कि लिखित अनुबंध करते थे। ठीक, इसीलिए इसको अनुबद्ध सिविल सेवा कहा जाता था। इसका ठीक उल्टा होता था अन अनुबद्ध में, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था, इसमें छोटे और लोअर पोस्ट जो होती थी वो शामिल होती थी। छोटी और लोअर पोस्ट शामिल होती थी। इसमें इंडियंस भी काम कर सकते थे। ठीक, इंडियंस भी काम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि ये छोटी पोस्ट होती थी तो इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती थी, या इनके पास जो राइट्स होते थे, जो अधिकार होते थे वो बहुत सीमित होते थे, नहीं होती थी। और जो राइट्स होते थे वो लिमिटेड होते थे। ठीक, अब यहां पर अगर देखें तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले बात की थी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। जनक माने जाने के कई सारे कारण हैं, जिनमें से एक है कि इनका ये मानना था कि एक ऑफिसर केवल तभी ईमानदार रह सकता है जब उसे इतना सैलरी मिले कि वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करके रख सके। दूसरी चीज इन्होंने जो अभी हम लोगों ने बात की थी कि प्राइवेट जो व्यापार होता था, उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। ये जो प्रतिबंध इन्होंने लगाए थे वो पूरे ब्रिटिश शासन में लगाए गए सबसे कड़े प्रतिबंध थे। इन्होंने प्रमोशन के लिए सीनियरिटी को बेस बनाया जिससे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें एक डिसिप्लिन आया और एक स्टेबिलिटी भी आई।
ठीक। तो ये कारण है जिनके आधार पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है भारत में सिविल सेवा का जनक। अगला जो हमारे पास स्टेप आता है वो आता है फोर्ट विलियम जो कॉलेज है उसका एस्टैब्लिशमेंट। हम लोग इसको पहले भी देख चुके हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो अगला है फोर्ट विलियम कॉलेज। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात अगर हम लोग करें तो उस समय जो ब्रिटिश ऑफिसर्स भारत आते थे, क्योंकि वो ब्रिटेन से आ रहे हैं, तो ब्रिटेन में जब वो रह रहे हैं तो उनको भारत के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। आते ही वो सीधे एडमिनिस्ट्रेशन में लग जाते थे। उन्हें ना तो यहाँ की भाषाओं, फारसी, संस्कृत, बंगाली और जो भी हिंदी वगैरह बोली जाती है उसका कोई नॉलेज नहीं होती थी। ना तो उनको यहाँ के कल्चर के बारे में जानकारी होती थी, ना यहाँ के कानूनों के, ना ही यहाँ के जो सामाजिक रीति रिवाज थे उनकी जानकारी होती थी। ठीक है। भाषा और संस्कृति को ना जानने के कारण ये लोग जो है वो लोकल जो जनता होती थी उससे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, तो अक्सर बड़ी समस्याएं जो है वो खड़ी हो जाती थी। एडमिनिस्ट्रेशन में बड़ी गलतियां होती थी, भ्रष्टाचार की जो गुंजाइश थी वो हमेशा बनी रहती थी। ठीक। अब यहाँ पर गवर्नर जनरल आता है भारत में लॉर्ड वेलेजली, जिसको हम सब्सिडरी अलायंस के लिए ज्यादा जानते हैं। तो वेलेजली जो है वो भारत में उस समय ब्रिटिश एम्पायर का बहुत तेजी से विस्तार कर रहा था। और इतने बड़े एम्पायर को एक ऐसे जो है वो ऑफिसर्स क्लास की जो रिक्वायरमेंट थी जो केवल ऑर्डर को फॉलो ना करे बल्कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बारीकियों को भी समझे। तो जो लॉर्ड वेलेजली है उसको कई सारी कमियां यहाँ पर दिखाई पड़ी। तो 1800 का जो ईयर आता है, 1800 में वेलेजली वेलेजली 1798 से 1805 तक इंडिया का गवर्नर जनरल था। उसने क्या किया, 1800 में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आने वाले ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो 1800 में स्थापना की, किसने करी? वेलेजली ने करी। क्यों करी? ट्रेनिंग देने के लिए। किसको? ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। इस कॉलेज का जो मेन फोकस था वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को इंडियन लैंग्वेजेस का डीप नॉलेज देना था, जिससे कि वो जो लोकल लोग हैं उनके साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सके। यहाँ ऑफिसर्स को इंडियन हिस्ट्री, भारत के कानूनों और रीति रिवाजों के बारे में भी शिक्षा जो है वो दी जाती थी। अब हुआ क्या था कि वेलेजली ने ये जो कॉलेज खोला तो उसकी रिक्वायरमेंट थी खोलने की। ठीक। लेकिन वेरेजली ने ये जो कॉलेज खोला वो लंदन में बैठे हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बिना पूछे खोला था। लंदन में जो डायरेक्टर्स बैठे थे उनको ये लगा कि वेरेजली जो है वो बहुत ज्यादा खर्च कर रहा है और भारत में ये जो ऑफिसर्स हैं इनको इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए 1802 में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उन्होंने इस कॉलेज को बंद करने का आदेश दे दिया। 1802 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसे बंद करने का ऑर्डर दिया। कारण क्या है हम लोगों ने अभी देखा। ठीक। जब इसको बंद करने का ऑर्डर दे दिया तो इसके बाद अगला कॉलेज हमारे पास आएगा इनके प्रशिक्षण के लिए, इसका नाम है हेलीबरी कॉलेज। ठीक। हेलीबरी कॉलेज। जब फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कैलकाटा में था, ध्यान रखिएगा ये कहां पर था? कलकत्ता में था। मुझे बताइए कमेंट में कि कलकत्ता की स्थापना किसने की थी। ठीक। और कौन कौन से गांवों को मिलाकर कलकत्ता को बसाया गया था और कब बसाया गया था। ठीक ठीक है। अब हेलीबरी कॉलेज की हम लोग बात कर रहे थे। जब फोर्ट विलियम कॉलेज जो कलकत्ता में था उसको बंद करने का ऑर्डर दे दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स को अब एक ऐसी जगह की रिक्वायरमेंट हुई जहां वो अपने ऑफिसर्स को भारत भेजने से पहले संवैधानिक, भाषाई और प्रशासनिक जो ट्रेनिंग है वो दे सके। इसके लिए 1806 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इंग्लैंड के हैलीबेरी में जो है वो ऐसे ऑफिसर्स की ट्रेनिंग के लिए ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना करी। कहां पर करी? इंग्लैंड के हैलीबरी में। कॉलेज का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कॉलेज। स्थापना क्यों की गई? इन अधिकारियों के, जो नवनियुक्त अधिकारी होते थे उनको ट्रेनिंग देने के लिए। स्थापना इसकी कब हुई? 1806 में इसकी स्थापना की गई। और 1806 में इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहां पर हुई थी? वो हैलीबरी में नहीं हुई थी। इसकी स्थापना शुरुआत में हुई थी हर्टफोर्ड में। ठीक। इंग्लैंड में ही हर्टफोर्ड,
पूरा नाम है हर्टफोर्ड हीथ। हर्टफोर्ड हीथ में हुई थी और यहां से 1809 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था हैलीबरी में। ठीक है। यहां पर भारत में ट्रेनिंग से पहले जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते थे, सिविल सर्वेंट होते, उनको 2 साल का जो ट्रेनिंग है वो लेना पड़ता था। 1853 के चार्टर एक्ट के बाद जब ओपन कंपटीशन की शुरुआत होती है तो हेलीबरी कॉलेज का जो रोल है वो चेंज हो जाता है और अल्टीमेटली 1858 में इसको बंद कर दिया गया, क्योंकि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था इन ऑफिसर्स का वो चार्टर एक्ट के बाद पूरी तरीके से बदल गया। तो 1858 में इसको भी क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि जो प्रोसेस है वो पूरा चेंज हो गया। अब हम लोग बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 की। पूरा नहीं पढ़ना है, किस कंटेक्स्ट में पढ़ना है, हमको पढ़ना है सिविल सर्विसेज के डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट में। तो हम चार्टर एक्ट की वही बातें पढ़ेंगे जो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। चार्टर एक्ट 1853। ठीक। अच्छा, 1853 में जब चार्टर एक्ट आया था तो उसके पहले सिविल सर्विसेज में भर्ती के लिए कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे उनके पास इनको अपॉइंट करने का अधिकार था, जिसे पैट्रोनेज सिस्टम या नॉमिनेशन कहा जाता था। हिंदी में बोले तो संरक्षण प्रणाली या मनोनयन कहा जाता था। ठीक। इसका नुकसान क्या होता था, इसका नुकसान ये होता था कि डायरेक्टर जो है वो अक्सर अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने वफादारों को ये ऊंचे और मलाईदार जो पद थे वो दे देते थे। इससे प्रशासन में नेपोटिज्म जो था, यानी कि जो भाई भतीजावाद था, वो बिल्कुल चरम पर था। 1853 का जो एक्ट आता है वो इसी प्रिविलेज को उनसे छीन लेता है और कहता है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले लोग किसी की कृपा से नहीं नियुक्त होंगे बल्कि कंपटीशन से आएंगे। तो यहां पर इसने क्या कहा कि अब यहां पर जो नियुक्ति होगी वो कैसे होगी, ओपन कंपटीशन से होगी। चार्टर एक्ट 1853 कहता है। अब 1853 के एक्ट में केवल ये नियम बनाया गया कि भाई ओपन कंपटीशन से ही ये होगा, लेकिन इस ओपन कंपटीशन के लिए कोई एग्जाम करवाना होगा। तो उस एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले जो लोग होंगे उनकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, और इस एग्जाम को कैसे कंडक्ट किया जाएगा, ये तय करना बाकी था। तो इसको तय करने के लिए 1854 में एक कमेटी बनाई गई। 1854 में एक कमेटी बनाई गई। ये जो कमेटी थी, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, इस कमेटी के भी अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकॉले। ठीक। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। समिति का नाम था भारतीय सिविल सेवा समिति, इंडियन सिविल सर्विसेज कमेटी इसका नाम था। ठीक। और क्योंकि मैकाले इसके अध्यक्ष थे, इसको भी मैकाले कमेटी के नाम से जाना जाता था। और इस कमेटी ने रिकमेंडेशन जो दी उसके बेसिस पर, इसकी सिफारिश के आधार पर 1855 में पहली बार सिविल सर्विस एग्जाम को कंडक्ट किया गया। कहां पर हुआ, लंदन में कंडक्ट किया गया। ठीक। अब यहां पर एक ध्यान देने वाली बात है कि चार्टर एक्ट 1853 जो था उसने जो अपॉइंटमेंट्स होते थे, जो रिक्रूटमेंट्स होते थे, उसमें डायरेक्टर्स का जो संरक्षण था उसको खत्म कर दिया। और ये कहा कि सभी जो अपॉइंटमेंट्स होंगे, सभी जो रिक्रूटमेंट्स होंगे वो कम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा होंगे, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा जाएगा। अच्छा, ये जो ओपन कंपटीशन के द्वारा यहाँ पर रिक्रूटमेंट की बात कही गई थी, ये 1833 के चार्टर एक्ट में भी कहा गया था। और 1833 के चार्टर एक्ट में ये भी कहा गया था कि कंपनी की पोस्ट में अपॉइंटमेंट के लिए भारतीयों के साथ भी किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और भारतीयों के लिए भी यहाँ पर एंट्री के जो दरवाजे हैं वो खोल दिए
जाएंगे। लेकिन इस प्रावधान का, इस प्रोविजन का पालन जो है वो नहीं किया गया था। ये केवल ऑन पेपर था कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन और कोई भी भारतीय जो है परीक्षा दे सकता था, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें तो परीक्षा पूरी तरीके से भारतीयों के खिलाफ जो थी वो डिस्क्रिमिनेटरी थी, पूरी तरीके से भारतीयों के खिलाफ भेदभावपूर्ण थी। कारण क्या था? कारण ये था कि जो एग्जाम होता था वो केवल लंदन में होता था, और उस समय किसी भी इंडियन के लिए समुद्र पार करके इंग्लैंड जाना आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत मुश्किल था। आर्थिक रूप से इसलिए क्योंकि बहुत महंगा पड़ता था, और सामाजिक रूप से इसलिए क्योंकि उस समय हिंदू धर्म में ये माना जाता था कि अगर आप समुद्र को पार करेंगे तो आपका धर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाएगा, तो ये उनके लिए बड़ा मुश्किल था। दूसरी चीज, जो सिलेबस रखा गया था एग्जाम का, वो यूरोपियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखकर रखा गया था। इसमें ग्रीक, लैटिन जैसी लैंग्वेजेस में सबसे ज्यादा मार्क्स दिए जाते थे, जिनको कोई इंडियन जानता ही नहीं था उस समय। यहाँ पर जो मैक्सिमम एज थी वो 23 ईयर्स रखी गई थी, उसको बाद में आगे चलकर लॉर्ड लिटन जब आएगा तो घटाकर 19 साल कर देता है, जिससे कि इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएशन करने के बाद परीक्षा में बैठ ही ना सके, ग्रेजुएट होने तक ही उनकी जो एज लिमिट है वो खत्म हो जाए। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर एंट्री का दरवाजा इंडियंस के लिए खोल तो दिया था, लेकिन उस दरवाजे पर इतनी रुकावटें लगा दी थी, इतने स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए थे कि कोई भी इंडियन जो है वो अंदर आ ही नहीं सकता था। ठीक। इसके बाद अगला आता है हमारे पास इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861। 1857 की जो अपराइजिंग होती है, जो क्रांति होती है, उसके बाद हमको पता है कि 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसने इंडिया की जो सत्ता थी, इंडिया का जो पावर था, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी से छीनकर सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया था। अब नया जो एडमिनिस्ट्रेशन था इसको मजबूत करने के लिए 1861 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने तीन बड़े कानून पास किए। ये तीन जो बड़े कानून थे 1861 में जो आए थे, उनमें से एक था इंडियन काउंसिल्स एक्ट। ठीक। दूसरा था इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट। ठीक। और तीसरा था हमारा ये इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, यानी कि भारतीय सिविल सेवा अधिनियम। ठीक। अब यहां पर इस एक्ट के क्या प्रोविजंस थे? तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो इसके जो प्रावधान थे, किसके प्रावधान? इसके प्रावधान। ठीक। इसमें कहा गया था कि इस कानून के तहत एडमिनिस्ट्रेशन के सभी प्रमुख और जो मलाईदार पद होंगे, जैसे जिला कलेक्टर हो गया, मजिस्ट्रेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज हो गया, और जो डिपार्टमेंट उनके जो सेक्रेटरी हो गए, ठीक है, वो गवर्नेंटेड सिविल सर्विसेज के मेंबर्स के लिए रिजर्व रहेंगे। तो ऊंचे और मलाईदार जो पद हैं वो रिजर्व कर दिए गए। इसके लिए कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज के लिए रिजर्व कर दिए गए। ठीक। ये जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज को कहा जाने लगा क्या? ICS कहा जाने लगा। ठीक है। अब ये जो ऊंचे पद हैं, मलाईदार पद हैं, ये इनके लिए रिजर्व होगा, और इनमें कौन रह सकता था? केवल अंग्रेज यानी कि ब्रिटिशर्स ही रह सकते थे। ठीक। साथ ही साथ यहाँ पर ये कहा गया है 1853 में जो प्रतियोगिता थी, जो कंपटीशन था, जो एग्जाम्स थे वो तो शुरू हो गए थे, लेकिन 1861 का जो एक्ट था उसने ये गारंटी दी कि जो भी पर्सन इस एग्जाम को पास करके आएगा, भारत में एडमिनिस्ट्रेशन की जो असली कमान होगी वो उसी के हाथ में होगी। इसी वजह से ICS को स्वर्ग में जन्मी सेवा यानी कि हेवन बॉर्न सर्विस कहा जाने लगा। इसको कहा जाने लगा, ICS को कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि इसमें यह कहा गया कि जो इस एग्जाम को पास करके आएगा उसके पास ही असली कमान होगी प्रशासन की। ठीक। यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी रखे गए थे, लेकिन वो केवल छलावा थे, वो केवल धोखा था। ऐसे कानून में एक प्रावधान रखा गया था कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में बिना एग्जाम पास किए भी किसी पर्सन को इन ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जा सकता है। शर्त ये थी कि उसको भारत में 7 साल रहने का एक्सपीरियंस हो, और जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है वो इसकी मंजूरी दे दे। असलियत ये थी कि ये जो प्रोविजन था ये कागजों पर तो इंडियंस के लिए, भारतीयों को एक रास्ता दिखा रहा था सर्विस में आने का, लेकिन इन प्रैक्टिकल अगर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने केवल अपने चहेते यूरोपीय लोगों को बैकडोर से एंट्री देने के लिए किया था।
ठीक। इस एक्ट से ये व्यवस्था की गई थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भर्ती के लिए इंग्लिश मीडियम से एक जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो इंग्लैंड में कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें ग्रीक और लैटिन एक्सेट्रा जो जो भाषाएं हैं उनके सब्जेक्ट्स वहां पर होंगे। तो ये वही कंटिन्यू हुआ। भारत में अगर देखें तो शुरुआत में इस एग्जाम के लिए जो एज लिमिट थी वो 23 ईयर्स थी, बाद में इसको 23 ईयर्स से घटाकर 1860 में इस एक्ट के आने से पहले 22 साल कर दिया गया। फिर 1866 में इसको 21 साल कर दिया गया और 1878 में इस एज लिमिट को घटाकर 19 साल कर दिया गया। कारण क्या था? यही कि इंडियन जो है वो compete कर ही ना सके। 1858 में जो क्वींस डिक्लेरेशन हुई थी, यानी कि जो महारानी का घोषणा पत्र था, उसमें वादा किया गया था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसमें रंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 1861 का जो ये एक्ट था और जो मैकाले का जो परीक्षा प्रणाली थी, जिसमें लंदन में एग्जाम होगा, उम्र को कम कर दिया गया, जो लैटिन और ग्रीक भाषा है उनको इंपॉर्टेंस दी गई, इन सब ने मिलकर एक ग्लास सीलिंग तैयार कर दी, एक रुकावट तैयार कर दी इंडियंस की एंट्री को रोकने के लिए। यहां पर अगर हम लोग देखें तो अंग्रेजों की जो स्ट्रैटेजी थी वो बिल्कुल साफ थी। वो ये बोलते थे कि हमने इस एग्जाम को सबके लिए खोल दिया है, ठीक, पदों को कानूनी रूप से सिक्योर भी कर दिया है। अब अगर इंडियन लंदन आकर एग्जाम पास नहीं कर सके तो इसमें हमारी क्या गलती है ना? यानी कि आप वो सारे काम कर रहे हैं जिससे कि इंडियंस एग्जाम में पार्टिसिपेट ना कर सके, और अगर करते भी हैं तो पास ना कर सके। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हमने तो सब कर दिया है, अब आपकी खुद की गलती की आप इसमें compete नहीं कर पा रहे हैं। अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि कोई भी इंडियन उनकी इस चक्रव्यूह जो उन्होंने बना दिया है, इस चक्रव्यूह जैसे एग्जाम को पास नहीं कर पाएगा, लेकिन उनके इस घमंड को तोड़ा गया। 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, उन्होंने इनके इस ग्लास सीलिंग को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। सत्येंद्रनाथ टैगोर लंदन जाते हैं और लंदन जाकर वो इस एग्जाम को पास करते हैं और पहले इंडियन आईसीएस ऑफिसर बनते हैं। फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर कौन बनते हैं? सत्येंद्रनाथ टैगोर। लंदन जाकर ये एग्जाम उन्होंने इसके बाद तो लाइन लग गई। 1869 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी बनते हैं, आरसी दत्त बनते हैं, बिहारी लाल गुप्ता ये एग्जाम पास करते हैं। आगे चलकर हम देखेंगे सुभाष चंद्र बोस भी इस एग्जाम को पास करेंगे। और जब इंडियंस ने इस एग्जाम को पास करना शुरू किया तो अंग्रेजों में खलबली मच गई। उन्होंने इन इंडियंस को बाहर करने के लिए, लॉर्ड लिटन की बात अगर हम लोग करें तो 1878 में इस एग्जाम की जो मैक्सिमम एज लिमिट थी 21 ईयर्स की, उस समय उसको घटाकर 19 साल कर दिया और एक नई चाल लेकर आया लॉर्ड लिटन स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस के नाम से। तो लॉर्ड लिटन जो है वो एज लिमिट अब घटाकर कर देगा 19 ईयर्स और लेकर आएगा एक नया प्रोविजन, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस का, यानी कि वैधानिक सिविल सेवा। ठीक। जब सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सत्येंद्रनाथ टैगोर जैसे जो पढ़े लिखे इंडियंस थे, उन्होंने लंदन जाकर अंग्रेजों को चुनौती दी और आईसीएस की एक कठिन एग्जाम को पास करना शुरू कर दिया और उसके बाद लाइन लग गई इंडियंस की इस एग्जाम को पास करने में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई, जैसा हम लोगों ने भी बात की। और इस खतरे को टालने टालने के लिए जो लॉर्ड लिटन है उसने ये नई चाल चली। इस स्कीम के तहत ये तय किया गया कि जो कोवेनेंटेड सिविल सर्विसेज यानी कि जो अनुबद्ध सिविल सेवा है उसके कुल पदों का 1/6 भाग भारतीयों के लिए रिजर्व रहेगा। तो क्या किया गया इसमें? जो कोवेनेंटेड जो सिविल सर्विस है इसका 1/6 भाग रिजर्व कर दिया गया भारतीयों के लिए। ठीक है। और ये कहा गया कि इन पदों पर देखिए, चाल देखिए यहां पर 1/6 भाग भारतीयों के लिए आरक्षित तो कर दिया गया, लेकिन ये कहा गया कि इन पदों पर जो भर्ती होगी वो किसी प्रतियोगी परीक्षा यानी कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या मेरिट के जरिए नहीं होगी। जो चयन होगा इन 1/6 पदों पर ये प्रतियोगिता या प्रतियोगी परीक्षा से नहीं होगा।
बल्कि इसके लिए क्या होगा, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होंगी वो नॉमिनेट करेंगी, प्रांतीय सरकारें नॉमिनेट करेंगी कि किसको इन पदों पर चयन किया जाए। ठीक। और इसको अप्रूव कौन करेगा? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सचिव जो है वो इस पर अंतिम जो मुहर है वो लगाएगा। लिटन ने यहाँ पर ये क्लियर किया कि भाई इसमें पार्टिसिपेट कौन कर सकता, तो यहाँ पर भी एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी उसने, क्लियर किया कि इन पदों पर केवल भारत के जो उच्च और कुलीन घराने हैं, यानी कि अरिस्टोक्रेटिक और प्रिंसली फैमिली, यानी कि राजा, नवाब और बड़े जमींदारों के जो युवा होंगे, जो यूथ होंगे, उनको ही नियुक्त किया जाएगा। कौन दे सकता है? उच्च और कुलीन भारतीय परिवारों के जो युवा हैं वही दे सकते हैं इस एग्जाम को। अब बाहर से देखने पर तो ये लग रहा है कि लिटन जो है वो भारतीयों को एडमिनिस्ट्रेशन में 1/6 की हिस्सेदारी दे रहा है, लेकिन इसके पीछे की जो राजनीति उसने खेली थी वो बहुत गहरी थी। पहला काम था कि जो नेशनलिस्ट थे उनको बाहर रखना है। लिटन जानता था कि जो भारतीय आईसीएस को पास कर रहे हैं वो एजुकेटेड मिडिल क्लास से आते हैं, और उनमें नेशनलिज्म की जो भावना है वो कूट कूट कर भरी हुई है। वो ये पूरे क्लास को ही एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल होने से रोकना चाहता था, इनको एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी तरीके से काट देना चाहता था। इसके साथ ही साथ वो यहाँ पर इंडियंस को ये चाह रहा था कि जो भी इंडियंस है वो इनके लॉयल हो, वो अपने वफादार इंडियंस की फौज तैयार करना चाह रहा था। जो कुलीन घराने थे और जो जमींदार थे वो ब्रिटिश सत्ता के परम भक्त थे, हम जानते हैं। लिटन का मानना था कि अगर इन राजघरानों के, इन कुलीन परिवारों के जो पहले से ही उनके वफादार हैं, पहले से ही उसके भक्त हैं, ब्रिटिशर्स के भक्त हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के भक्त हैं, इन युवाओं को अगर बिना एग्जाम दिए सीधे सीधे हायर जो पोस्ट है वो दे दी जाए तो वो ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक लॉयल पिलर बन जाएंगे, वफादार स्तंभ बन जाएंगे। ठीक। लेकिन यहां पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो स्टेटूटरी सिविल सर्वेंट्स होते थे इनका जो दर्जा होता था वो जो रेगुलर आईसीएस ऑफिसर्स होते थे उनसे कम रखा गया था। और इन्हें जो रेगुलर आईसीएस ऑफिसर्स होते होते थे जो अंग्रेज थे उनसे कम वेतन दिया जाता था, केवल 2/3 वेतन ही उनका इनको दिया जाता था, यानी कि जितना उनको मिल रहा उसका केवल 66% ही उनको वेतन इन्हें मिलेगा। ठीक। अब जो भारत के जो पढ़े लिखे लोग थे, पढ़ा लिखा जो क्लास था, खासतौर से सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी इंडियन एसोसिएशन, उसने इस स्कीम का बहुत बढ़ चढ़कर विरोध किया, बहुत भयंकर विरोध किया। उनका यह तर्क था कि जो ये मॉडर्न एरा है, जो आधुनिक युग है, इसमें जो प्रशासन है इसका आधार किसी का किसी खास परिवार में जन्म लेना या उसका किसी खास कुल से होना नहीं होना चाहिए, बल्कि मेरिट होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो ये जो आपने यहाँ पर किया है कि केवल इस एग्जाम में जो 1/6 रिजर्व्ड पोस्ट इंडिया की है उसमें केवल अरिस्टोक्रेटिक और प्रिंसली फैमिलीज के युवा ही पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उसमें शामिल हो पाएंगे, ये सही नहीं है। मेरिट के बेसिस पर आपको यहाँ पर उनको शामिल करना चाहिए। अब हुआ क्या? हुआ ये, इस योजना का अंत अच्छा नहीं रहा। अच्छा इसलिए नहीं रहा कि जिन कुलीन घरानों के जो युवा थे वो अयोग्य साबित हुए। ठीक। प्रशासन का जो कॉम्प्लेक्स काम था वो उनके बस का रहा ही नहीं, लाड प्यार में ऐशो आराम में बढ़े हुए वो लोग थे, ना पढ़ाई में अच्छे थे ना किसी दूसरे काम में अच्छे थे, तो पूरी तरीके से अयोग्य साबित हुए और लिटन की ये चाल हो गई फेल। और इसी समय 1885 का समय था यहाँ पर, और 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी हो गई थी। तो जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई तो कांग्रेस की सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग उस समय यही थी कि जो आईसीएस का एग्जाम है वो भारत और इंग्लैंड में एक साथ यानी कि साइमल्टेनियसली कराया जाए। ठीक है। ये मांग उठने लगी कांग्रेस की तरफ से, और जो दूसरे पढ़े लिखे लोग थे उनकी तरफ से ये मांग उठने लगी कि भाई ये तभी फेयर कंपटीशन होगा, ये सब बंद करिए, कंपटीशन से दीजिए, हम कंपटीशन से नहीं डरते हैं, और कंपटीशन के लिए एग्जाम इंग्लैंड में भी करवाइए और भारत के लोग भी क्योंकि आसानी से इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाए तो भारत में भी ये परीक्षा साथ साथ कराई जाए। तो अल्टीमेट जो असर है वो यही हुआ कि ये जो योजना थी स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज वाली वो बुरी तरीके से फ्लॉप हुई।
और लॉर्ड डफरिन के समय आएगा एक आयोग जिसको हम एचिसन आयोग के नाम से जानेंगे 1886 में। वो इस स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ठीक है। तो अब अगला हमारे पास जो आता है इस विकास की यात्रा में, वो आता है हमारे पास एचिसन आयोग। एचिसन आयोग बोले या एचिसन कमेटी बोले? एचिसन कमेटी 1886 की है। पूरा नाम है एचिसन कमेटी ऑन पब्लिक सर्विसेज, लोक सेवाओं पर एचिसन कमेटी। अब हम लोगों ने अभी बात करी थी लॉर्ड रिटन की स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस की, ये पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी थी। और 1885 में ऐसा हम लोगों ने भी बात करी कि जो कांग्रेस है बन चुकी थी और वो लगातार मांग कर रही थी कि आईसीएस को जो एग्जाम है वो इंडिया और इंग्लैंड दोनों में साइमल्टेनियसली कराया जाए। इसी प्रेशर को कम करने के लिए इस समय का जो वायसराय था लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड डफरिन ये सर चार्ल्स एचिंसन की चेयरमैनशिप में इस पब्लिक सर्विस कमीशन का या पब्लिक सर्विस कमेटी का गठन करता है। तो चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है सर चार्ल्स एचिंसन। ठीक, चार्ल्स एचिंसन। चार्ल्स एचिंसन की अध्यक्षता में जो एचिंसन कमेटी बनी थी या कमीशन बना था, इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी। तो क्या रिकमेंडेशंस दी, क्या सिफारिशें दी? ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सिफारिश थी कि लिटन ने जो स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस शुरू करी है उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, है ना? अभी पढ़ के आए इसको हम लोग, समाप्त कर दिया गया। दूसरी चीज, ये जो एक क्लासिफिकेशन है अनुबद्ध यानी कि कोवेनेंटेड और अनुबद्ध यानी कि अनकोवेनेंटेड, इनको खत्म किया जाए। कोवेनेंटेड और खत्म किया जाए। फिर यहां पर ये जो कमीशन है इसने 3 टियर क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया, यानी कि त्रिस्तरीय वर्गीकरण किया। ठीक, 3 टियर क्लासिफिकेशन किया, ये सबसे बड़ा कदम था, सबसे हिस्टोरिक कदम था इसका। इसने सिविल सर्विसेज को जो कोवेनेंटेड यानी कि अनुबद्ध और अनकोवेनेंटेड यानी कि अन अनुबद्ध का जो पुराना ढांचा चला रहा था उससे निकाला, और 3 नए जो टीयर्स हैं, 3 नए जो सर्विसेज हैं, 3 नए स्तर उनमें बांट दिया। ये 3 नए स्तर कौन से हैं? तो पहला और सबसे ऊंचा था आईसीएस। आईसीएस यानी कि इंपीरियल सिविल सर्विसेज। ठीक, ये सबसे उच्च स्तर था आज का आईएएस, है ना? इसका जो एग्जाम था वो केवल कहां पर होता था? केवल इंग्लैंड में होता था। हम इसको आज का आईएएस से कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज यानी कि पीसीएस। ठीक, ये जो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज थी ये मिडिल लेवल था, मध्य स्तर। ठीक है। जैसे आज का आपका पीसीएस का एग्जाम है, सेम भाई, जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, ये। ठीक, इसकी जो भर्ती होती थी वो सीधे भारत में होती थी। संबंधित प्रोविंस में से उत्तर प्रदेश के लिए करना तो उत्तर प्रदेश में होती है हमारी भर्ती, आज बिहार के लोगों की बिहार में होती है, बिहार के सर्विसेज के लिए। तो ये उस समय भी जो रिलेटेड प्रोविंस होता था उस रिलेटेड प्रोविंस में ही इसकी भर्ती होती थी, और इसमें भारतीयों को पूरा मौका दिया गया। और इसके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे वो भी भारत में ही आयोजित किए जाते थे। तीसरा टीयर आता है हमारे पास सबॉर्डिनेट सिविल सर्विसेज का।
ठीक है, यानी कि SCS। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं आज का लोअर PCS या SSC के एग्जाम से। ठीक है, इससे कंपेयर कर सकते हैं। इसके भी जो एग्जाम्स हैं वो इंडिया में आयोजित किए जाते थे। तो हम आज जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि सबसे ऊंचा जो लेवल है वो IAS का होता है, मिडिल लेवल जो होता है वो PCS का होता है, और उसके नीचे हमारे पास लोअर PCS या SSC की जो पोस्ट होती हैं वो होती हैं। तो ये कहाँ से आया? ये इसी एचिंसन कमेटी ने उस समय रिकमेंड किया था, वहीं से आया है। अगला काम इसने ये किया कि जो एज लिमिट है ये बढ़ा दी, एज लिमिट में वृद्धि कर दी। लॉर्ड डिटन ने जो मैक्सिमम एज को घटाकर 19 ईयर्स कर दिया था, 19 साल कर दिया था, इसने उसको 19 साल से बढ़ाकर कर दिया 23 साल। ठीक, जिससे कि जो इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम देने का कुछ मौका जो है वो मिल सके। हालांकि ये सब काम उसने किए और अच्छे भी काम थे, लेकिन ये कांग्रेस की जो सबसे बड़ी मांग उस समय की थी कि इंडिया और इंग्लैंड दोनों में एक साथ एग्जाम को कंडक्ट किया जाए, उसको इसने ठुकरा दिया। इसने साफ कहा कि इंपीरियल सिविल सर्विस की जो एग्जाम होगा वो भारत और इंग्लैंड में एक साथ नहीं कराई जाएगी। उसका जो एग्जाम होगा वो केवल और केवल कहां पर होगा? इंग्लैंड में होगा। तो इसको ध्यान रखना है कि साइमल्टेनियस एग्जाम कौन सा? ICS, इसको क्या कर दिया? ठुकरा दिया। ठीक, हालांकि आगे हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो 1893 जब आएगा तो वहां पर हम लोग देखेंगे कि इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि इन सर्विसेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उनका आयोजन अब इंग्लैंड और भारत दोनों जगहों पर किया जाएगा। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन है, ये जो प्रस्ताव है, ये कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अंग्रेजों ने भारतीयों को खुश करने के लिए जो एज लिमिट है वो बढ़ा दी, PCS और लोअर PCS जैसे पदों पर उनको जगह भी दे दी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के जो मलाईदार पद थे, जो पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड पद थे, जो सर्वोच्च पद थे, जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज के पद थे, उन्होंने अभी भी इनको भारतीयों की पहुंच से दूर रखा। क्यों? क्योंकि एग्जाम जो है वो केवल लंदन में होता था। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। 1893 में इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये प्रस्ताव पारित किया गया था कि इन सर्विसेज के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम हो वो इंग्लैंड और इंडिया दोनों जगहों पर किया जाए। उस समय लॉर्ड किम्बरले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। कौन था? इसको समझ लीजिए, नोट भी कर लें अगर आप चाहें तो। उस समय लॉर्ड किम्बरले जो था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था। और जब ये जो रेजोल्यूशन है, जब ये जो प्रस्ताव है उनके पास जाता है अंतिम मंजूरी के लिए, तो वो भारत सरकार से, यानी कि जो वायस राय है, उससे इस पर राय मांगते हैं। और भारत के जो गवर्नर्स होते हैं अलग अलग प्रोविंसेस के, उनसे भी राय मांगी जाती है। तो ये सभी लोग इसका भयानक विरोध करते हैं, मना कर देते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी विरोध के आधार पर अप्रैल 1894 में लॉर्ड किम्बरले ब्रिटिश संसद के ये जो प्रस्ताव था एक साथ दोनों जगह पर परीक्षा कराने का, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और रिजेक्ट करते समय वो जो लेटर लिखते हैं, जो डिस्पैच भेजते हैं, जो ऑफिशियल पत्र भेजते हैं, उसमें एक बात लिखकर भेजते हैं जो आज भी प्रसिद्ध है। इसको नोट कर लीजिएगा, किसका यह कथन है? लॉर्ड किम्बरले का कथन। इसका कंटेक्स्ट क्या है हम लोगों ने अभी देखा। वो कहते हैं कि सिविल सर्विसेज में पर्याप्त संख्या में यूरोपियों का होना आवश्यक है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे त्यागा नहीं जा सकता। ध्यान रखिएगा, क्या कथन था उनका? कि सिविल सेवाओं में पर्याप्त संख्या में यूरोपियों का होना आवश्यक है, इंडिस्पेंसेबल है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसे त्यागा नहीं जा सकता। और ये जो उन्होंने कहा पर्याप्त संख्या में होने चाहिए, कौन? यूरोपियंस। इसको जो टर्म दिया गया वो टर्म दिया गया इररिड्यूसिबल मिनिमम, यानी कि इससे कम तो इनको होना ही नहीं चाहिए। इररिड्यूसिबल मिनिमम उसको कहा गया, अंग्रेज उसको ऐसा बोलते थे। उनका तर्क था कि चाहे जो हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अहम जो पद हैं, कुछ जो इंपॉर्टेंट पद है, जैसे जिला कलेक्टर हो गया, पुलिस अधीक्षक हो गया, वो हमेशा अंग्रेजों के पास ही रहने चाहिए, जिससे कि 1857 जैसे जो रिवॉल्यूशन है, जो क्रांति है, वो दोबारा ना हो सके। तो ये ध्यान रखना है, ये कथन वगैरह। अगला हमारे पास जो आयोग आता है वो आता है इस्लिंगटन कमीशन।
ये जो इस्लिंगटन आयोग है ये 1912 का है। 1912 में जब भारत में नेशनलिज्म बहुत तेजी से जोर पकड़ रहा था और जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो लगातार आईसीएस में अपने पार्टिसिपेशन की बात कर रहे थे, तो लॉर्ड हार्डिंग जो सेकंड था, मुझे बताइए कमेंट में कि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो था वो कब से कब तक भारत का वायसराय था। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था इसने रॉयल कमीशन को स्टैब्लिश किया। ये जो रॉयल कमीशन था इसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड इस्लिंगटन थे, जिनके नाम पर इसको लॉर्ड इस्लिंगटन के नाम पर इस्लिंगटन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इंडियन मेंबर्स भी थे, वैसे तो इसमें टोटल 11 मेंबर्स थे, और इन 11 मेंबर्स में अगर हम लोग देखें तो 3 इंडियंस भी शामिल थे। ये 3 इंडियंस कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, सर अब्दुल रहीम थे और सर महादेव भास्कर चौबल। तो 3 इंडियंस में गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले के अलावा सर अब्दुल रहीम और तीसरे सर महादेव भास्कर चौबल या एम बी चौबल। ये नाम ध्यान रखिएगा। ये 3 इंडियंस भी इसमें थे। इसका ऑब्जेक्टिव था भारत में सिविल सर्विसेज की जो संरचना है, जो सैलरी है और जो इंडियन का पार्टिसिपेशन है उसकी समीक्षा करना, उसकी स्क्रूटनी करना। अब यहाँ पर इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी। रिकमेंडेशन की बात अगर हम करें तो 1912 में ये आयोग बना था, 1915 में इसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली थी। रिपोर्ट जो प्रिपेयर हो गई थी वो 1915 में हो गई थी। लेकिन ये वो पीरियड है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई। रिपोर्ट जो पब्लिश होती है चल के वो होती है 1917 में। ठीक, यहां पर आयोग ये सिफारिश करता है कि भारत में सिविल सर्विसेज के जो हायर पोस्ट जो आईसीएस से भरे जाते हैं उनका 25% जो है वो इंडियंस के लिए रिजर्व होना चाहिए। तो आईसीएस में 25% रिजर्वेशन जो है वो इंडियंस के लिए होना चाहिए। ये पहली बार था जब किसी कमीशन ने एक परसेंटेज डिसाइड कर दिया था कि भाई आईसीएस में इतने परसेंट इंडियंस होने ही चाहिए। इसके अलावा भारत और इंग्लैंड में जो साथ साथ साइमल्टेनियस एग्जाम करवाने की कांग्रेस की जो पुरानी मांग आ रही थी उसको पूरी तरीके से इसने एक्सेप्ट तो नहीं किया। इसके बजाय इसने कहा कि भर्ती के 2 अलग अलग रास्ते होने चाहिए। इसने कहा कि भाई आईसीएस के कुछ पद ऐसे हों जिनको इंग्लैंड में उनका एग्जाम करवाया जाए और उन पदों के लिए इंग्लैंड में परीक्षा से भर्ती करी जाए, और कुछ पद ऐसे होने चाहिए जिनकी परीक्षा भारत में हुई जाए। यानी कि आईसीएस कुछ पद इनका एग्जाम इंग्लैंड में हो और कुछ पद का एग्जाम इंडिया में हो। तो साइमल्टेनियस एग्जाम की बात तो नहीं मानी, पदों को डिवाइड करने की बात इसने कही। ठीक, इसने ये कहा कि जो आईसीएस एग्जाम है इसके लिए चुने गए जो उम्मीदवार होंगे उनको 3 साल का प्रोबेशन पीरियड से गुजरना चाहिए। तो 3 साल के प्रोबेशन पीरियड की सिफारिश की आईसीएस से चुने गए लोगों के लिए। ठीक, अब इस्लिंगटन आयोग की जो हम लोगों ने बात करी कि जो रिपोर्ट है वो 1917 में पब्लिश की गई जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और भारत में जो नेशनलिज्म है उसका जो रूप था वो पूरी तरीके से बदल चुका था। एनी बेसेंट तिलक का होम रूल मूवमेंट है वो अपने बिल्कुल चरम पर था। अब इन्होंने एक 25% की आरक्षण की बात तो कर दी, लेकिन अब जो भारतीय थे वो 25% के रिजर्वेशन से मानने वाले नहीं थे, वो 25% के रिजर्वेशन से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। उन्होंने अब जो मांग करनी शुरू कर दी थी वो मांग करनी शुरू कर दी थी डोमिनियन स्टेटस की। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे जो उदारवादी नेता थे जो इस आयोग के सदस्य थे वो भी इन रिकमेंडेशन से पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि ये बेसिकली घुमा फिरा के जो अंग्रेजों का यूरोपियन डोमिनेशन है, यूरोपियन वर्चस्व है, उसको कायम रखने की ही एक कोशिश थी। ठीक, तो ये भी इंडियंस के लिए कुछ भला नहीं कर पाया। अगला है हमारे पास माउंट फोर्ड सुधार।
मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स 1919, और इन मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म से आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिश जो आर्मी थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसका भरपूर साथ दिया था। इसके बदले में जो भारतीय नेता थे, जो भारतीय लीडर्स थे, वो सेल्फ गवर्नमेंट की उम्मीद कर रहे थे। 1917 में भारत के जो सेक्रेटरी थे, एडविन मॉन्टेग्यू, उन्होंने एक डिक्लेरेशन की थी, उन्होंने एक घोषणा की थी। इसमें कहा गया था कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन की हर ब्रांच में, प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। और इसी वादे को कानूनी रूप जो है वो 1919 के एक्ट ने दिया। इस एक्ट के जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे वो क्या थे? इस एक्ट में आईसीएस से रिलेटेड तीन बड़े बदलाव किए गए। ठीक। आईसीएस से रिलेटेड तीन बदलाव किए गए। पहला बदलाव था कि जो साइमल्टेनियस एग्जाम था, इसको स्वीकार कर लिया गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। कांग्रेस जो मांग 1885 से लगातार करती आ रही थी, उसको अल्टीमेटली यहां पर मान लिया गया। एक्ट में यह कहा गया कि अब जो सिविल सर्विस है, आईसीएस का जो एग्जाम है, वो इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित की जाएगी, साइमल्टेनियसली जो है वो परफॉर्म की जाएगी। और पहली बार जो भारत में परीक्षा आयोजित की गई वो 1922 में की गई। कहां पर? इलाहाबाद, इसको आज हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां पर की गई। ठीक। दूसरा काम यहां पर किया गया कि जो रिजर्वेशन है वो बढ़ाया गया। ठीक है, 33% कर दिया गया। इस्लिंगटन कमीशन ने 1912 में जो 25% की बात की थी, उसको बदला गया। 1919 के एक्ट ने कहा कि भारत में होने वाली जो भर्तियां हैं उनके माध्यम से आईसीएस के कम से कम 1/3 पद जो होंगे, जो 33% पोस्ट जो होंगी, वो भारतीयों से भरी जाएंगी। और केवल इतना ही नहीं, ये भी तय किया गया कि ये जो 33% का कोटा है, इसमें हर साल इंक्रीमेंट किया जाएगा 1.5% पर ईयर। यानी कि हर साल इस कोटे में 1.5% की वृद्धि की जाएगी। साथ ही साथ इस एक्ट में जो सेक्शन 96C था, इस एक्ट के सेक्शन 96C के तहत पहली बार यह प्रावधान किया गया कि भारत में सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट और उनको रेगुलेट करने के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाएगी। यानी कि लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। 1919 का जो एक्ट था, इसने प्रोविंसेस में डायरकी यानी कि द्वैध शासन को लागू किया था, और इसके तहत जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है, ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंडियन मिनिस्टर्स को सौंप दिए गए थे। अब समस्या ये आई कि जो गोरे ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर्स थे, जो अब तक खुद को मालिक समझते थे, उन्हें अब इंडियन मिनिस्टर्स के अंडर काम करना पड़ता था, तो उनका ईगो हर्ट होता था। इससे इन ब्रिटिश ऑफिसर्स के अहंकार को ठेस पहुंची। इसका परिणाम यह निकला कि कई सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ने प्रोपोर्शनेट पेंशन लेकर समय से पहले ही इस्तीफा देना जो है वो शुरू कर दिया, प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो है वो देना शुरू कर दिया। ठीक है। तो उनका ईगो हर्ट हुआ था, क्योंकि उनको अब इंडियन, जिनको अभी तक वो दबा कुचला और अपने से नीचा समझते थे, वो अब मंत्री के रूप में उनके ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो उसको सहन नहीं कर पा रहे, नौकरी छोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। 1919 से लेकर 1924 तक जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, उनमें भारी डिससेटिस्फैक्शन, भारी असंतोष फैल गया, और जो नौकरी में है वो नौकरी छोड़ रहे हैं, और जो ब्रिटिश यूथ है वो भी अब आईसीएस में आना उन्होंने कम कर दिया, क्योंकि अब उनको इंडिया में इन मिनिस्टर्स के अंडर काम करना पड़ेगा। तो जब अंग्रेजों ने देखा कि उनका जो स्टील फ्रेम है ब्यूरोक्रेसी का वो टूट रहा है, अंग्रेज ऑफिसर इस्तीफा दे रहे हैं, नए अंग्रेज भारत आना नहीं चाहते हैं, तब उनको लगा तो बड़ा संकट हमारे सामने आ गया है, और इस संकट को सुलझाने के लिए एक और कमीशन को यहाँ पर गठित करते हैं, जिसको हम लोग ली कमीशन के नाम से जानते हैं। 1923 में लॉर्ड ली की चेयरमैनशिप में एक कमीशन स्टैब्लिश किया गया था, गठन इसका किया गया था। तो अब अगला हमारे पास कमीशन आता है ली कमीशन, ली आयोग। किसके चेयरमैनशिप में? लॉर्ड ली की चेयरमैनशिप में ये
कमीशन को गठित किया गया था। कब किया गया था? 1924 में गठित किया गया था। ठीक, इसकी जो रिपोर्ट है, अच्छा एक चीज यहां पर ध्यान रखिए, गठन जो हुआ था 1923 में हुआ था, रिपोर्ट जो थी वो 1924 में आई थी, इसको ध्यान रखिएगा। लॉर्ड ली ऑफ फरेहाम इनको कहा जाता था, लॉर्ड ली ऑफ फरेहाम इनको कहा जाता था। उनकी चेयरमैनशिप में जो कमीशन बना था, इसका पूरा नाम था, नोट कर लीजिएगा, इसका वास्तविक जो नाम था वो था रॉयल कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। रॉयल कमीशन ऑन सुपीरियर सिविल सर्विसेज इन इंडिया। ये इस कमीशन का वास्तविक नाम था, हालांकि इसके अध्यक्ष के नाम पर इसको ली कमीशन के नाम से ही जाना जाता था। ये किस लिए लाया गया था? हम लोगों ने बात करी, एक प्रॉब्लम आ गई थी अंग्रेजों के सामने, वो संकट था, उस संकट को सुलझाने के लिए इसको लाया गया था। ये संकट 1919 के मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद पैदा हुआ था, है ना। क्या था कि 1990 की डार्की के बाद जब इंडियन मिनिस्टर्स पावर में आते हैं तो ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर्स को उनके अंडर काम करना पड़ता, उनका ईगो यहाँ पर अफेक्ट होता है और वो इस्तीफा देना शुरू कर देते हैं। नए अंग्रेजों ने भारत आना कम कर दिया, स्टील फ्रेम जो था वो चरमराने लगा, तो ली आयोग को इसी ढहते हुए ब्रिटिश जो मनोबल था उसको बचाने के लिए बुलाया गया था। अब यहाँ पर इसके ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखिएगा, अंग्रेज जो अब कम हो रहे हैं उनको बढ़ाना इसका ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी, ठीक है। यहां पर इसने ये कहा कि जो आईसीएस यानी कि जो इंपीरियल सिविल सर्विस या इंडियन सिविल सर्विस कुछ भी बोल लें, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का जो कंट्रोल है, जो भर्ती है, जो नीतियां हैं, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के हाथ में ही रहनी चाहिए। यानी कि आईसीएस, आईपीएस और आईपीएस का, आईएफएस का जो कंट्रोल है वो इंग्लैंड में बैठे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पास रहना चाहिए। और जब हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो इसमें नियंत्रण, भर्ती और पॉलिसीज उनसे रिलेटेड सब आ जाती हैं। ठीक, दूसरी चीज यहां पर यह कहा गया कि जो एजुकेशन है और जो पब्लिक वर्क्स हैं, यानी कि शिक्षा, लोक निर्माण जो है, ऐसी जो इनसे रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, इनसे रिलेटेड जो सर्विसेज, इनका कंट्रोल जो हो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो। यानी कि यहां पर जो सर्विसेज होंगी इनका नियंत्रण प्रांतीय सरकारों को सौंप दिया गया। ठीक, एक चीज और, यहां पर ये 50-50% का एक रेशियो लेके आए थे, 50-50% का रेशियो लाया गया। इस आयोग ने सिफारिश करी कि अगले 15 सालों के अंदर यानी कि 1939 तक जो आईसीएस है उसमें 50% अंग्रेज और 50% इंडियन जो है वो होने चाहिए। ये 50% का जो कोटा है दो तरीकों से भरा जाना था। इस 50% में जो इंडियन वाला कोटा है, इसमें 20% जो है ये आएंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, यानी कि सीधी भर्ती से, और बाकी जो 30% है ये पीसीएस से प्रमोट होकर आएंगे। अभी भी देखिए यही होता है। अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि उत्तर प्रदेश में पीसीएस के कई सारे ऑफिसर जो हैं वो प्रमोट होकर आईएएस बने हैं। तो कुछ वही बात ये है। ठीक, यहां पर इसने ये कहा कि लोक सेवा आयोग की तुरंत स्थापना की जाए। 1919 लिख देता हूं पहले कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है इसकी स्थापना तुरंत की जाए।
ठीक। अभी हम लोगों ने 1919 का जो एक्ट देखा था उसमें ये बात की थी हम लोगों ने कि लोक सेवा आयोग को स्थापित करने की बात की गई थी, लेकिन 1919 से 5 साल बीत गए, 1924 आ गया, स्टैब्लिश नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। ठीक। तो ली आयोग जो है, इसने कड़े शब्दों में यह कहा कि एक सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना बिना किसी देरी के की जानी चाहिए। किसकी? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब कर दी जाए? इमीडिएट कर दी जाए, बिना किसी देरी के की जानी चाहिए। और इसी सिफारिश के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को भारत का पहला लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक। पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और इसके पहले अध्यक्ष थे कौन? इसके पहले अध्यक्ष थे सर रॉस बारकर। सर रॉस बारकर। ठीक। अब यहां पर मेन प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं जिसके लिए गठन किया गया था, कि जो ब्रिटिश अधिकारी इस्तीफा दे रहे थे उनको रोकने के लिए इस आयोग ने उनकी सैलरी, उनकी पेंशन, उनके जो अलाउंस यानी कि भत्ते थे, उनमें भारी इंक्रीमेंट की सिफारिश की, जिससे कि उनके लिए भारत में नौकरी करना फिर से आकर्षक हो जाए, अट्रैक्टिव हो जाए। लालच दिया गया कि आपको हम पहले से ज्यादा, कहीं ज्यादा वेतन देंगे, कहीं ज्यादा पेंशन देंगे और कहीं ज्यादा अलाउंसेस देंगे। ठीक। जिससे कि वो अट्रैक्ट होकर इंडिया आए और इन सर्विसेज को ज्वाइन करें और इस्तीफा भी ना दे। बाहर से देखने पर एक चीज ये लगती है कि जो ली आयोग है उसने इंडियंस को जो 50% की जो हिस्सेदारी, इस हिस्सेदारी को देकर बहुत बड़ा काम किया। लेकिन असलियत में ये जो कमीशन था, ये भारत के एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिश न्यूनतम आवश्यकता, यानी कि जो इररिड्यूसिबल मिनिमम की हम लोगों ने बात की थी, जिसकी बात किसने की थी? बताइए नाम मुझे कमेंट में, कुछ देर पहले हम लोगों ने कहा था। उसको सुरक्षित करने की एक लास्ट कोशिश थी। अंग्रेजों ने शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे जो विभाग थे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिए, लेकिन जो हार्ड पावर थी एडमिनिस्ट्रेशन की, आईसीएस, आईपीएस, इनको लंदन के कंट्रोल में रखा, सीधे नियंत्रण में रखा। तो ये भी वही चीज है कि ये अपने कंट्रोल को बिल्कुल किसी भी हालत में ढीला नहीं पड़ने देना चाहते थे। और अब इसके बाद हमारे पास आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। अब इस 1935 के भारत सरकार अधिनियम के जो प्रावधान थे, या जो इसके प्रोविजंस थे, उनकी अगर हम लोग बात करें तो ये कहता है फेडरल सर्विस कमीशन की बात। कोई नई चीज नहीं है। 1926 में ली आयोग की रिकमेंडेशन पर जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना था, उसी का नाम और उसके स्कोप को बढ़ा दिया गया और इसका नाम कर दिया गया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो सीपीएससी था उसी का नाम बदल कर दिया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका स्कोप ऑफ वर्क जो है वो बढ़ा दिया गया। ठीक। इसका काम क्या था? संघ के स्तर पर, यानी कि केंद्र के स्तर पर अधिकारियों की भर्ती करना। इसको हम आज के यूपीएससी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक। दूसरा जो है वो है पीपीएससी। पीपीएससी मतलब प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग। अब क्योंकि 1935 के एक्ट ने स्टेट्स प्रोविंसेस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लागू की थी, इसलिए हर प्रोविंस को अपने अधिकारियों की भर्ती के लिए एक अलग आयोग बनाने का अधिकार दिया गया। क्यों? क्योंकि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, वो अपने लेवल पर अपने अधिकारियों की भर्ती करेंगे। और इसी के तहत 1937 में गठित किया गया अपना यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और बाकी दूसरे राज्यों ने भी आयोगों का गठन करना जो है वो शुरू किया। ठीक। यहीं पर एक प्रोविजन था ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का। हम लोग जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो उसमें अभी भी ये सब चीजें हैं। ज्वाइंट
पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसमें यह भी कहा गया था कि अगर दो या दो से ज्यादा प्रोविंस चाहें तो वो अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, अपनी आपसी सहमति से एक ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन जो है वो कर सकते हैं। ठीक। फिर यहां पर कुछ सेफ गार्ड्स रखे गए थे सिविल सर्वेंट्स के लिए। क्या सेफ गार्ड रखे गए थे? जैसे आईसीएस, आईपीएस और आईएमएस जैसी इंडियन मेडिकल सर्विस भी थी उस समय। जैसी जो ऑल इंडिया सर्विसेज है उनकी भर्ती अभी भी लंदन में बैठा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वही करता था। ठीक। यहां पर यह कहा गया कि जो ये ऑफिसर्स हैं इनको मनमाने ढंग से नहीं हटाया जा सकता है, इनका वेतन जो है वो नहीं कम किया जा सकता है। यानी कि अधिकारियों को, नोट करते जाइएगा, अधिकारियों को मनमाने ढंग से पद से हटाने या उनका वेतन कम करने के खिलाफ जो वो स्टेटूटरी प्रोटेक्शन जो है वो दिया गया। ठीक। अब यहां पर कुछ कंट्राडिक्शन भी है जो हमको देखने। यहां पर आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी। 1935 के एक्ट ने प्रांतों में यानी कि प्रोविंसेस में जो चुनी हुई भारतीय सरकारें थीं, जिनमें इंडियन मिनिस्टर्स थे, वो तो बना दिया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले जो हायर ऑफिशियल्स होते थे जैसे आईसीएस और आईपीएस, उनके लिए ये कहा गया कि ये जो है ये इन इंडियन मिनिस्टर्स के लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे, इन भारतीय मंत्रियों के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, बल्कि सीधे ब्रिटिश क्राउन और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि वॉयसराय और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, भारत सचिव है, उसके प्रति जवाबदेह होंगे। ठीक। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडियन मिनिस्टर्स और जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स थे उनके बीच लगातार टकराव होता रहा। मंत्री जो है वो पॉलिसीज बनाते थे, लेकिन अधिकारी क्योंकि उनके प्रति अकाउंटेबल नहीं थे, उनके प्रति जवाबदेह नहीं थे, तो वो अधिकारी उनको लागू करने में आनाकानी करते थे। अब क्योंकि मंत्रियों के पास उन्हें सजा देने या उनको हटाने का अधिकार नहीं था, इसलिए ये समस्या जो है ये बहुत ज्यादा कठिन होने लगी आगे चलकर। सीधी सी बात अगर हम लोग करें तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ये एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिससे कई सारे प्रोविजन जो है वो सीधे सीधे उठाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल दिए गए हैं। तो हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसमें अगर देखा जाए तो 1935 का ये जो एक्ट है, इसने हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वालों को एक रेडीमेड ब्लूप्रिंट जो है वो दिया था। और जब भारत आजाद हुआ तो इसी एक्ट के प्रोविजंस को लगभग हुबहू उठाकर, बहुत सारे प्रोविजंस को एज इट इज उठाकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 14 के आर्टिकल्स 315 से लेकर 323 में रख दिया गया। ठीक। फेडरल पीएससी को बना दिया गया यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। जो प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन था उसको बना दिया गया स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग। और इस तरीके से ये शुरुआत से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज का डेवलपमेंट इंडिया में हुआ और आज वो किस रूप में हमारे सामने इंडिया में मौजूद है। तो ये जो पूरी कहानी थी, ये जो पूरा हमारा चीज थी, ये चीज रिलेटेड थी किससे? डेवलपमेंट ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया से। आपको समझ में आया होगा, नोटिंग कर ली होगी आपने। अगले वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।